जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉकेट जीके का जो है आधुनिक भारत का इतिहास देखने वाले हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जिससे अधिकतर जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड यही बात करते हैं तो और भी वीडियो को, जैसे कि अलग सब्जेक्ट का जो है पार्ट बाई पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या सबसे बढ़िया क्या रहता है कि आप चैनल के जो है प्लेलिस्ट पर चले जाइए, प्लेलिस्ट पर जो है सारा इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड यही बात करते हैं तो हम लोग शुरू करेंगे उत्तर मुगल कालीन शासक से, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जो है टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो अपने आप में एक बेहतरीन बनेगा। जैसे कहने का मतलब कि पॉकेट जीके का ऑलरेडी जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो रफ्तार श्री चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। जिस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न जो है पूछ जाते हैं। और ये वीडियो अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो होगा, तो हमारे साथ अंत तक वीडियो बनेगा। उससे पहले बात करते हैं कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एंड ये अगर बात करते हैं इसका पीडीएफ को लेकर, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से देख सकते हैं। चलते हम लोग बढ़िया तरीके से इस वीडियो को करते हैं, समाप्त करते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तर मुगल कालीन शासक से। पहला टॉपिक है, यही बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? यानी कि किस मुगल जो है बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान की गई थी? तो ये क्या गया था? शहादत खान के द्वारा। एंड ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी ये जो है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक पीटी में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। एंड ये बात करते हैं तो जो शहादत खान है, ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। यानी कि शहादत अली खां को जो है ये जो बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है ये मोहम्मद शाह द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और 1722 ईस्वी में जो है ये मोहम्मद शाह ने उन्हें अवध का गवर्नर नियुक्त भी किया था, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बात, आप सभी के लिए हमारे तरफ से पीडीएफ कोर्स लॉन्च की गई है। इस कोर्स में आपको भारत के उन सभी टीचर का नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे। एंड ये सभी पीडीएफ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 99 रुपीज़ का मात्र एक बार पेमेंट करना है। एंड जिसके लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज 94 30 53 48 79 पर करनी है। एंड उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और फिर आप हजारों बुक का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफ़र कब समाप्त हो जाएगा इसकी कोई पता नहीं, लेकिन ये कोर्स बाद में आपको 499 रुपीज़ यानी कि 500 रुपया का हो जाएगा। और मार्केट में जितने भी न्यू बुक का पीडीएफ आएगा सभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप आसानी पूर्वक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं आप अगर एक बुक का पीडीएफ लेते हैं तो आपको 21 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे बेहतर है कि आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए एक बार, और फिर आप हमेशा के लिए हज़ारों बुक का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो जल्दी कीजिए व्हाट्सएप मैसेज 94 30 53 48 79 पर, और जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। जय हिंद। करते हैं अगला प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेकंड नंबर, अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? आपको मुगल शासक का क्रम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं अंतिम मुगल शासक, तो बहादुर शाह था। एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। बहादुर शाह इसको जफर द्वितीय बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड इसी के शासनकाल में जो है बोल सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इनकी 1857 के विद्रोह का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि बादशाहों का जो है नाम लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। लंपट जो मूर्ख कहते हैं, लंपट मूर्ख, वो कहते थे हम लोग जो है जहादर शाह को, जहादर शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। घृणित कायर किसे कहते थे? तो फर्रुखशेर को क्या कहते थे? फर्रुखशेर जो था ना, फर्रुखशेर, ये घृणित था, ये घृणित बोल सकते हैं, मतलब कि बादशाह था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रंगीला बादशाह किसे कहते थे? तो मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह की अगर बात करते हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना, रंगीला बादशाह किसे कहते थे? तो
मोहम्मद शाह को कहता था। ठीक है, तो आप याद रखना है। शाह ए बेखबर किसे कहते थे? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह जो प्रथम था उसे शाह ए बेखबर कहते थे। ठीक है, तो याद रखना शाह ए बेखबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसे कहते थे? उसको हम कहते थे बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पड़ी है 3rd नंबर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन जो है उत्तराधिकारी बना था? तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनने वाला था वो कौन था? तो वो था बहादुर शाह प्रथम। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर बोल सकते कालीन जो है बादशाह था। तो ये आपको याद रखना, इसमें कौन हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। तो ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मिर्जा मोहम्मद जो है मुअज्जम, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम या बोल सकते हैं शाह आलम प्रथम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसका? शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। एंड बहादुर शाह ने जो है 1700 बोल सकते हैं 7 से 1700 जो है 12 तक शासन किया था। एंड इसके समय में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। एंड बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहते हैं। तो शाह ए बेखबर की बात करते हैं। शाह ए बेखबर किसे कहते थे? तो वो कहते थे हम लोग बहादुर शाह प्रथम को। याद रखनी है। अगला यही प्रश्न की बात करते हैं 4th नंबर कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? पहले पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध समय जो हुआ था कब। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये जाके होती है 1754। ये देखिए प्लासी 1754 ही याद रखिएगा। जो 1700 क्या होता है? संतावन। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 1757 ईस्वी के समय जो है हम कह सकते हैं कि मुगल शासक कौन था? तो ये शासक जो थी वो आलमगीर द्वितीय था। एंड इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पता होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। वह 3 जून जो है बोल सकते हैं कि ये जो है 3 जून कब? 3 जून याद रखिएगा। ये जो आलमगीर द्वितीय था ये 3 जून 1954 से जो है 54 से अगर हम बात करते हैं तो 1959 तक ये भारत के मुगल सम्राट बना रहा। ठीक है, और 1757 में इसी के समय जो हम बोल सकते हैं प्लासी का युद्ध होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में जो बोल सकते हैं अंग्रेज की क्या होती? विजय हुआ था। तो ये आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं अगला 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजियाउद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? तो किस मुगल बादशाह को जो है वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। शाह आलम द्वितीय वही बादशाह है जिसे हमें जफर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड इसका शासनकाल की बात करते हैं शाह आलम द्वितीय का, तो 1759 से लेकर जो है वो 1806 ईस्वी तक ही इसका शासनकाल रहा था। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझदार हैं, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर। 6 नंबर है पूर्ण रूप से जजिया कर किसने और कब समाप्त किया था? तो पूर्ण रूप से जो जजिया जो बोल सकते हैं कर किसने और कब समाप्त किया था? वो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे गैर मुसलमानों से लिया जाता था। एंड जजिया कर को अकबर जो था ना, ये जो अकबर था 1700 नहीं, अगर हम बात करते तो 1500 जो है 59 ईस्वी में क्या कर दिया था? ये समाप्त किया था। ठीक है, एंड औरंगजेब जो था ना, ये औरंगजेब कमीनमा, ये जो है ये 1679 ईस्वी में जो है फिर से ये पुनः लागू कर दिया। एंड जो जजिया कर को फिर जो अंतिम रूप से समाप्त किया वो फिर जाके मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था 1720 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखनी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझदार हैं। यही बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न। अली गौहर का जो है बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो अली गौहर का जो बिहार अभियान वर्ष समाप्त हुआ था 1759 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना। अली गौहर जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का मूल नाम था। यानी जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय उसी को हम अली गौहर कहते थे। एंड प्लासी के युद्ध के बाद जो है ये इसमें जो है बिहार में अंतिम अभियान किया था। ठीक है, कब? 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी के लगभग। तो 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बोल रहे 1759 ईस्वी में, 60 नहीं 1759 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए और यही बात करते हैं लेकर अगला। तो अगला 8 नंबर प्रश्न। अली वर्दी खां को जो है किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1733 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर।
तो अलीवर्दी को जो है किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर प्रश्न 9 नंबर, बक्सर के युद्ध के समय जो है दिल्ली पर किसका शासन था? तो देखिए बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो ये पता होना चाहिए पहले कि बक्सर का युद्ध हुआ था कब। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध को लेकर तो ये 22 अक्टूबर क्या होती है? 22 अक्टूबर जो है 1764 ईस्वी को होती है। ठीक है, ये बंगाल के नवाब, बंगाल के जो थे वो नवाब मीर कासिम, याद रखिएगा। तो बंगाल के कौन थे? बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था, मीर कासिम था। ठीक है, और यही बात करते हैं तो अवध का जो नवाब था, अवध का नवाब कौन था इसमें? तो सुजाऊ दौला था। कौन था? सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला था। ठीक है, तो सुजाऊ दौला। एंड मुगल जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड द्वितीय की जो है संयुक्त सेनाओं व अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज की क्या हुई थी? विजय हुई थी। कहने का मतलब मेरा जो है वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था 3 लोगों के बीच। इसमें बंगाल के मीर कासिम था, अवध का सुजाऊ दौला था, और जो है दिल्ली का कौन था? शाह आलम द्वितीय था, और एक जो था अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, एंड इन दोनों से सभी में जो है जो अंग्रेज था उसका क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो आपको याद रखना है दिल्ली का कौन शासक था उस समय? शाह आलम द्वितीय था। बंगाल का कौन था? मीर कासिम था। अवध का कौन था? सुजाऊ दौला था। तो ये कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको याद रखनी, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला ही बात करते हैं 10 नंबर, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बा कोहिनूर हीरो को ले गया था? तो ये नादिर शाह ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि भारत के जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को जो है ले गया था किसने? नादिर शाह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि नादिर शाह जो है ये ईरानी शासक था। क्या था? ईरानी शासक था। ठीक है, और इसने जो है 1739 ईस्वी में जो है ये भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। एंड यहाँ से प्रसिद्ध जो है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटकर जो है ये ले गया था। तो ये भी आपको याद रखना। और इस समय जो है मोहम्मद रंगीला मुगल बादशाह था। तो पूछा है कि इस समय जो बादशाह था वो कौन था? तो मोहम्मद रंगीला बादशाह था। एंड मयूर सिंहासन को जो है शाहजहां ने बनवाया था और उसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ भी था। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। और नहीं बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न, इनमें से जो है किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हैदराबाद के जो निजाम ने जो था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ जो है कभी भी बगावत नहीं की थी। वो हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा, जबकि विजय जो है नगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और श्रावणकोर के दीवान बेलू थप्पी ने जो है वो कंपनी के शासन के खिलाफ जो है ये संघर्ष किया था। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो ये विजयनगर का राजा हो जाएगा, तमिलनाडु बोल सकते हैं कि पोलीनागर भी हो जाएगा, और श्रावणकोर के दीवान के बेलू थप्पी जो है इन सभी ने जो बोल सकते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कंट्रोल के खिलाफ जो ये बगावत की थी, लेकिन हैदराबाद का जो है निजाम ये नहीं किया था। एंड इसका ऑप्शन बी राइट किया हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 12 नंबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में जो है कहा जाता था कि उसे बोल सकते हैं साम्राज्य की सीमा थी। यानी कि जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, इसके बारे में कहा जाता था कि चांदनी चौक से पालम में उसके साम्राज्य की सीमा थी, यानी चांदनी चौक से पालम तक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहाँ से? चांदनी चौक से पालम तक। तो आपको याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए और यही बात करते हैं लेकर अगला प्रश्न को लेकर। तो प्रश्न है 13 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी कि मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यही बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, ये मयूर सिंहासन जो था वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा। ठीक है, जहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था वो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। इसको क्या बोलते हैं? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। एंड इन्हें जो है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से पूछा जाता है। तो पूछा कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? बादशाह किसे कहते हैं? तो वो मोहम्मद शाह को कहा जाता है।
ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है बहुत कम बोल सकते हैं कि बहुत ही कमजोर शासक के रूप में उभरा, और इसके शासनकाल में ही जो है और 1739 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1739 ईस्वी में जो है वो नादिर शाह ने बोल सकते हैं, नादिर शाह जो था, नादिर शाह वो भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी याद रखना कि जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था वो मोहम्मद शाह के ही काल में किया था, जिसे हम रंगीला बादशाह कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना है। और मयूर सिंहासन पर जो है बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था वो भी मोहम्मद शाही रंगीला था, लेकिन मयूर सिंहासन को बनाने वाला कौन था, तो शाहजहां था। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं 14 नंबर कि मुगल काल का जो है पतन शुरू हुआ था। तो मुगल काल का जो पतन शुरू हो गया था आधुनिक काल से हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुगल काल का जो पतन हुआ था वो 16वीं शताब्दी में, जब बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य से कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर पूरी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ये जो है जब 1857 की क्रांति हुई थी, भारतीय विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह जिसको हम कहते हैं, उसके बाद ये समाप्त हुआ। और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है मुगलों से सत्ता छीन ली और भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित कर दिया था। तो ये आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं तो अगला हम लोग का है क्या, सेकंड टॉपिक जो है यूरोपीय कंपनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सूची 1 में दी गई है और सूची 2 से सम्मिलित करने की बात की जा रही है। सूची 1 में दी गई खोजकर्ता का नाम दिया गया, सूची 2 में जो है जन्म स्थान दिया गया, कौन सा खोजकर्ता का जो है कहाँ जन्म हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जन्म कहाँ होता है, इटली में होता है। इट्स मीन कि इसका 3 सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर जो कोलंबस था इसका जन्म इटली में होता है। जैक्स कार्टियर का जो जन्म होता है वो कहाँ पे होती है, जैक्स कार्टियर का जन्म होता है फ्रांस में होता है, इनकी इसका 4 हो जाएगा। सर फ्रांसिस ड्रेक का जो जन्म होता है वो कहाँ पड़ी होती है, तो इसका यूनाइटेड किंगडम में होता है। एंड फर्डिनेंड मैगलन का जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, पुर्तगाल में होता है। इट्स मीन कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 बोल सकते हैं कि 2 1। ऑप्शन कहाँ पड़ी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ही अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा पुर्तगाली। पुर्तगाली 3rd नंबर टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो वास्को डी गामा आपको पता होगा कि भारत आने वाला था वो 1498 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि वास्को डी गामा जो था वो भारत में 1498 ईस्वी में भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। एंड वास्को डी गामा जो था 1497 ईस्वी में जो है पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की और 1498 ईस्वी में अफ्रीका के जो है वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते पर जो है ये भारत के कालीकट तक पहुंचा था। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है वास्को डी गामा जो है यात्री था कहाँ के था, तो ये था पुर्तगाल के, ऑप्शन सी राइट आंसर। किसने भारत के नए समुद्री मार्ग का खोज किया था, तो नए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला था वास्को डी गामा भारत के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 2nd नंबर, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे। तो जो व्यापारिक संबंध था सबसे पहले यूरोपीय देशों से संबंध होने वाला था वो पुर्तगाल ही था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यापारिक जो ये था भारत में आने वाला ये जो यूरोपीय बोल सकते हैं पुर्तगाली, ये सबसे पहले जो है अपनी हम कह सकते हैं कि व्यापार की जो शुरुआत की थी 1500 ईस्वी की थी। 1500 में कहाँ पे खुला था ये, तो पुर्तगाली ने जो था कोची केरल के पास, कहाँ पे, कोचिन जो है बोल सकते हैं केरल के पास ये अपनी कोठी बनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना। एंड इसका जो शासक था जामोरिन, इसने इसकी जो है बोल सकते हैं कोठी का जो है सुरक्षा का इंतजाम करवाया था और इसी ने जामोरिन ने जो है इसका बोल सकते हैं स्वागत भी किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और यही बात करते हैं तो फिर 1498 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं ये आता है कौन, वास्को डी गामा आता है भारत। एंड फिर ये दोबारा जो है 1502 ईस्वी में आता है, कब, 1502 ईस्वी में आता है दोबारा। तो याद रखना, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर अथवा में, तो कहता है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था, वो पुर्तगाली ही था। तो ऑप्शन ए किया जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं 3rd नंबर, पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार कब किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। इट्स मीन कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर था वो 1508 ईस्वी में जो भारत के स्वागडर कमांडर के रूप में आया था। एंड 1509 ईस्वी में अल्मीरा के स्थान पर गवर्नर बना दिया गया था। मतलब अल्मीरा के जो स्थान पर था अल्बुकर को क्या बना दिया था, 1509 ईस्वी में जो है ये क्या बना था, गवर्नर बना दिया गया था। यानी कि पुर्तगाली का बोल सकते हैं वास्तविक गवर्नर जनरल की बात करता है तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर था।
ठीक है। लेकिन अल्फांसो डी जो अल्मेड़ा था वो पुर्तगाल का क्या था, गवर्नर था, लेकिन वास्तविक गवर्नर था वो अल्फांसो डी अल्बुकर था, जिसे 1509 ईस्वी में इसे बना दिया गया था। ठीक है। और नहीं बात करते कि 1510 ईस्वी में जो है उसने बीजापुर के सुल्तान से क्या किया था, बीजापुर के सुल्तान से जो है गोवा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। एंड अल्फांसो डी अल्बुकर को हम पढ़ सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर ने शुरू की थी, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर, पूर्वी द्वीप समूह की खोज जो है किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज करने वाला वास्को डी गामा ही था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं 5 नंबर, भौगोलिक अनुसंधान में जो है किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, बताइएगा। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने जो है यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो पुर्तगाल ही था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 6 नंबर, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से जो पूर्व था पुर्तगालियों की राजधानी भारत में, वो कौन था, कोचिन था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब गोवा से जो पूर्व बोल सकते हैं कि पहले जो पुर्तगालियों का जो भारत की राजधानी थी वो क्या था, कोचिन था। इट्स मीन कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पता होना चाहिए कि जो है गोवा से पहले पुर्तगालियों की जो भारत में राजधानी थी वो कोचिन थी, जो बोल सकते हैं कि 1500 जो है 5 से लेकर जो है 1530 तक ये रही थी, कौन, कोचिन रहा था। एंड इसके बाद जो है राजधानी पुराना गोवा में जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। और 1530 से जो है 1843 तक पुर्तगाली जो है भारत की राजधानी कौन रहा था, गोवा रहा था। ठीक है। आगे ही बात करते हैं 7, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये हुगली का उपयोग करने वाला कौन था, पुर्तगाली ही था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। लेक्स्ट ही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर 8 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा हुआ। तो देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछा जा रहा है, तो वो हमारा कौन हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्मेडा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करता, वास्तविक वायसराय बोल सकते हैं, वास्तविक जो है वायसराय की बात करता तो वो अल्बुकर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रथम पूछा इसीलिए अल्मेड़ा हो जाएगा। इट्स मीन कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे नीला जल योजना कहते थे, ये भी बनाने वाला कौन था, तो अल्फांसो बोल सकते हैं, अल्फांसो डी अल्मेड़ा नहीं बनाया, कि फ्रांसिसो द अल्मेड़ा नहीं बनवाया था। ठीक है, जो कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, या बोल सकते हैं वायसराय बनकर आया था। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगला 9 नंबर, कौन से जो है यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशिक प्रारंभ हुआ था। तो वो पुर्तगाल एवं स्पेन ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये भी प्रश्न आपके लिए। आगे ही बात करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोजा किसने, पुर्तगाली बोल सकते हैं ना। लेकिन क्रिस्टोफर जो कोलंबस था वो स्पेन के लिए एक नई दुनिया इनकी अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका की बात करते हैं, खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, 1492 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, क्रिस्टोफर बोल सकते हैं, कोलंबस था, वो कहाँ के था, स्पेन का था। उनकी उसका जो जन्म हुआ था कहाँ पे, स्पेन में था। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ही बात करते हैं, अगला है 10 नंबर, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत है उपयुक्त में से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, सभी। क्यों, क्योंकि इसमें आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ये सभी था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सभी के सभी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इनकी प्रारंभिक भौगोलिक खोजों में जो है पीछे कई कारणों का संयोग था, जिनके आर्थिक कारण थे, नए क्षेत्रों की खोज का तलाश था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रमुख थे इसमें, यूरोपीय शक्ति नए व्यापार मार्गों का था, मसालों, सोने और अन्य कीमती जो है संसाधनों की तलाश में थी। अन्य कुछ खोजकर्ताओं ईसाई धर्म के बोल सकते हैं कि प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं 11 नंबर, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले जो है कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, तो कैलिको कहलाते थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पुर्तगालियों द्वारा जो कालीकट से ले जाने वाले जो कालीकट के सूती कपड़ों जो है यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, कैलिको कहलाते थे। वहीं बात करते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्माशा अंतरिप जिसको बोल सकते हैं, को किसने खोजा है। तो केप ऑफ गुड होप जिसे अब हम बोल सकते हैं उत्माशा अंतरिप कहते हैं, उसकी खोज करने वाला कौन था, बार्थोलोमेव डियाज था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। किसने किया था, बार्थोलोमेव डियाज ने। कब किया था ये, 1488 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए यही बात करते हैं आगे को लेकर।
तो अगला है 13 नंबर, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के जो है उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए कि बम्बई जो है, जिसे अब मुंबई बोलते हैं, को पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन ऑफ वेग्रांजा थी, उसके शादी के उपलक्ष्य में जो इंग्लैंड के राजा द्वितीय को जो था, ये इंग्लैंड के राजा जो द्वितीय था, इसको दहेज के रूप में दे दिया गया था। ठीक है, एंड यह शादी जो है ये 1661 ईस्वी में किया गया था। एंड बाद में चार्ल्स द्वितीय ने जो है, जो बम्बई जो था, जिसे बम्बई इसको दहेज में दिया ना, ये बम्बई को क्या किया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं 14 नंबर कि कब जो है 14 मतलब कि किस सन ईस्वी में, 1498 ईस्वी में जो है, जब वास्को डी गामा कालीकट आया था, तब वहाँ के किसका शासन, मतलब किसका शासन था? तो हम बताए थे उसका शासन जमोरिन का था, जो कि इसका स्वागत किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी। आगे ही बात करते हैं 15 नंबर कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से जो है कौन सा कारण पहला है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेकर कि पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सा कालानुक्रम पहले हुआ था, तो डुप्ले जो है पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल कब बने थे? ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये 1510 ईस्वी में राज्यपाल बने थे। ठीक है, फिर ये बात करते हैं डच का पहला बेड़ा भारत जो है पहुंचा था कब? ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये पहुंचा था 1602 ईस्वी में पहुंचा था। फिर यही बात करें अल्फांसो डी अल्बुकर गोवा के पहले राज्यपाल कब बने थे? तो अल्बुकर है, ये ध्यान से देखिए, अल्बुकर 1510 ईस्वी में बना था। ठीक है, डुप्ले जो था ना पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल कब बने थे? तो ये डुप्ले की बात कर रही है। एंड जहां अगर डुप्ले की बात करता है तो ये 1500 नहीं बल्कि कब हो जाएगा 1742 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होती है? तो ये 1600 होती है। अब पूछिए, देखिए इनमें से कौन सबसे पहले हुआ था, मिलान कर लीजिए कि इनमें से सबसे पहले होने वाला जो है कौन है। तो 1510 इसमें हमको सबसे पहले लग रहा है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बाकी चारों आप लोग याद रखिएगा कब कब जो है क्या हुआ था। जो आगे ही बात करते हैं 16 नंबर, गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन किसका था? भारतीयों का ही था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला 17 नंबर, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में जो पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा थी, इसको बनाने वाले अल्फांसो डी अल्बुकर थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको जानते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर ने जो है 1510 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं बीजापुर के सुल्तान को जो है गोवा को क्या किया था, शहर को क्या किया था, छीन लिया था। एंड उसके बाद पुर्तगाली की पहली राजधानी थी कोचिन थी, लेकिन बाद में जो है अल्फांसो डी जो अल्बुकर था उसने क्या किया कि राजधानी जो है कोचिन से क्या कर दिया, गोवा कर दिया था, जब 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। एंड यही बात करते हैं अगला हम लोग जो है टॉपिक देखने वाले हैं अंग्रेज। तो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है अंग्रेजी यात्री जो है विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय ये भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस जो था वो जहांगीर के समय भारत आया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो अंग्रेजी यात्री था विलियम हॉकिंस, ये भारत में मुगल सम्राट जो था जहांगीर के समय आया था, और ये 1600 बोल सकते हैं कि 8 ईस्वी में जो है सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे, और वहां से इन्होंने जो है जहांगीर के दरबार में जाकर व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने का यह प्रयास किया था। याद रखनी है कि हॉकिंस के प्रयासों से जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। कहने का मतलब हुआ कि अगर बात पूछा जाए कि किस जो है अंग्रेज शासन के जो है मतलब कि अनुसार जो है या कहने पर जो है या बोल सकते हैं अनुमति पर जो है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में जो अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो वो था जहांगीर के कहने पर, जहांगीर की अनुमति पर मिली थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं सेकंड नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में पर्दापण हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पर्दापण हुआ था 1600 ईस्वी में। इट्स मीन की ऑप्शन ए इसकी का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है की स्थापना 31 दिसंबर जो है वो 1600 ईस्वी को की जाती है। एंड यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था, जिससे उसे जो है पूर्वी एशिया में व्यापार करने का अधिकार मिला था। ये सभी आपको याद रखनी है। एंड 1613 ईस्वी में कंपनी ने जो है भारत में सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। तो अगर बात करते हैं इस कंपनी जो था वो 1613 ईस्वी में, कब 1613 ईस्वी में जो ये भारत में बोल सकते हैं कि भारत ने अपना पहला ये कारखाना खोला था। कहाँ पर? सूरत में। आप याद रखिएगा। एंड यही बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो पहला अंग्रेजी जहाज आने वाला कौन था? रेड ड्रैगन था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए भारत में पहले जो है आने वाला अंग्रेजी जो जहाज था वो रेड ड्रैगन था, जिसे बोल सकते हैं कि 1500 जो है
और 95 ईस्वी में ब्रिटेन के डेप्टफोर्ड डॉकयार्ड में बनाया गया था। पहले यह जहाज का नाम जो था स्पेनिशमैन था रखा गया था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया था, रेड ड्रैगन कर दिया था। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अभी जस्ट हमने देखा था कि अंग्रेजों ने जब अपनी पहली फैक्ट्री जो बोल सकते हैं 1613 ईस्वी में स्थापित किया था वो सूरत में किया था। इट्स मीन कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। और बताए कि बात करते हैं तो इसे अनुमति देने वाला कौन था, तो मुगल बादशाह जहांगीर था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 69वीं बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, यानी अपडेटेड ही प्रश्न तो आपको याद रखनी है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कहता है कौन सही है। कहता उन्होंने जो है 70 वर्षों तक जो है शासन किया और 96 वर्ष की आयु में जो उनकी मृत्यु हुई थी। बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा हमारा। बाकी उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया था, 94 वर्ष की मृत्यु हुई नहीं, 92 नहीं, 90 नहीं, 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है, बाकी इसके बारे में उतना जानना कोई जरूरी नहीं है। और यही बात करते हैं अगला 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस जो है अंग्रेज अधिकारिक ने जो है पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था। तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारिक ने जो है वो पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था, तो वो थॉमस वेस्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसने, थॉमस वेस्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड ही बात करते हैं तो ये युद्ध जो कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1600 बोल सकते हैं 12 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 7 नंबर। किस मुगल शासक के समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया था। तो सर थॉमस रो था ना, ये जहांगीर के जो है क्या बोल सकते हैं काल में ये भारत आया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड के राजा जो था जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जो था वो 1615 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आता है। इनको आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अंड ही बात करते हैं लेकर अगला 8 नंबर। निम्नलिखित में जो है अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि जो है सम्मानित की थी। तो खान की उपाधि से सम्मानित करने वाला हॉन्किस। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर के जो है कप्तान के रूप में विलियम हॉन्किस ने 1600 बोल सकते हैं 8 ईस्वी में जो है भारत आया और वह सूरत में अपनी कंपनी के लिए कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आया था। और याद रखना कि विलियम हॉन्किस की तुर्की भाषा पर अच्छी ये पकड़ भी रखी थी, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। बाकी यही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं डच। डच से अब जो है शुरू करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सब देखिएगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर, तो कहता है कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था। तो डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में जो है ये लंगर डालने वाला था मसूलीपट्टनम में। इट्स मीन की ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं 2 नंबर। निम्न में से किस यूरोपीय जातियों को जो है इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो निम्न से किस यूरोपीय जाति को जो इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में जो है सफलता मिली थी, उसे डच को ही मिला था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी, यानी 6 जो हमारा टॉपिक था फ्रांसीसी है। जिसमें पहला प्रश्न निम्नलिखित में जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्विक जो है बोल सकते हैं तत्कालीन कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था इसमें, तो वो था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। इट्स मीन कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं अगला 2 नंबर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं आगे लेकर। तो अगला टॉपिक हमारा है 7 नंबर, वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। तो आप ध्यान से देखिएगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं पहले को लेकर, तो कहता है कि बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था। तो पता होना चाहिए कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर ये हुआ था किसके बीच, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सिराजुद्दौला नहीं था, शुजाउद्दौला था, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुंवर सिंह इसमें है नहीं था। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं कुंवर सिंह है नहीं था। और शाह आलम द्वितीय था जो दिल्ली का वो शासक था, वो भी नहीं इसमें है। इनमें से कोई भी नहीं दिया, लेकिन हाँ मीर कासिम इसमें था अवध का। और यही बात करते हैं तो अवध का जो हो जाएगा हमारा, और ये बंगाल का हो जाएगा।
और साथ ही साथ ये दिल्ली का मोहम्मद शाह हो जाएगा। ये सभी के बीच जो है ये और अंग्रेज के बीच जो है बोल सकते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये सभी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे ही बात करते हैं लेकर अथवा को लेकर। तो कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने जो है बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी। तो बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी वो बक्सर का युद्ध ही था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी आपको सब पता ही होगा प्लासी का युद्ध कब होती है, 1757। बक्सर का युद्ध कब होता है, ठीक है, 1764 हो जाती है। वांडीवासा आपको पता होना चाहिए। और वांडीवासा के साथ ही जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कि वांडीवासा का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, वो फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और बाकी पानीपत का तृतीय तो पता होगा 1761 ईस्वी में होता है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। यही नेक्स्ट की बात करते हैं अथवा को लेकर क्या कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो 1764 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं सेकंड निम्नलिखित में जो है बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध के में जो है अंग्रेजों में से कौन पराजित हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से जो है कौन पराजित हो गया था ये बताइएगा आप लोग। इसमें शासक जो था वो कौन था, सिराजुद्दौला था। इट्स मीन कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था, तो सिराजुद्दौला हो गया था, ठीक है। तो आप याद रखें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करते हैं लेकर अथवा को लेकर। तो कहता है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताए थे 23 जून 1757 ईस्वी को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिराजुद्दौला था ना, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन जो सुजाउद्दौला था, याद रखना सुजाउद्दौला ये बक्सर का युद्ध हुआ था इसके समय, ठीक है, याद रखिएगा। और यही बात करते हैं नेक्स्ट अगला। तो अगला है थर्ड नंबर, बंगाल का अंतिम जो है स्वतंत्र शासक कौन था। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक जो रहने वाला था, इनमें से इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक की अगर हम बात करते हैं लेकर यहाँ पर, तो यहाँ भी तो बात की जा रही अंतिम जो है बोल सकते हैं शासक की। तो अंतिम शासक जो था ना, आपको पता होना है कि ये सिराजुद्दौला था। कौन था, सिराजुद्दौला था, जिसके बोल सकते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी में की जो है युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है इसकी हार हुई थी। एंड सिराजुद्दौला की हत्या के साथ ही जो है बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो है शासन समाप्त हो गया था। इनमें से है कोई नहीं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर। ब्रिटेन के राजा ने जो है 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कितने रुपये में दी थी। तो वो था 26 लाख रुपये। इट्स मीन कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखें कि अगस्त 1765 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था, कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम जो द्वितीय था ये को हराया रॉबर्ट क्लाइव ने। एंड पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार जो है ये 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ये हासिल किया था। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट लेकर 5 नंबर। किसने जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो देखिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद नहीं है, डायरेक्ट क्या मुर्शिदाबाद से मुंगेर है, याद रखना आपको। तो अगर मुर्शिदाबाद से मुंगेर करने वाला जो था वो कौन था, मीर कासिम था। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। बाकी मीर कासिम जो था ना वो 1760 से जो है बोल सकते हैं 1763 तक ये बंगाल के नवाब थे। एंड 1762 ईस्वी में, कब 1700 बोल सकते हैं कि 62 ईस्वी में जो ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने मुंगेर में जो है आग्नेय शास्त्र बनाने का केंद्र स्थापित किया। और मीर कासिम मीर जाफर के ये क्या थे, जो मीर कासिम था वो मीर जाफर के क्या था, ये दामादी थे। तो ये भी आपको याद रखनी है। और यही बात करता है 6 नंबर, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है। तो पता होना चाहिए कि अलीनगर की संधि का संबंध जो है ये किससे है। तो अलीनगर का संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बाकी यही बात करते हैं अलीनगर की संधि कब होती है, तो 1765 ईस्वी में, ठीक है। और याद रखना 1765 नहीं 56 ईस्वी में, ठीक है। जो है कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा और कलकत्ता पर जो है पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को कंपनी व सिराज के मध्य क्या होती है 1756 या 57 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जो है बोल सकते हैं कि अलीनगर की संधि संपन्न होती है। तो शुरू होता है उसी समय, हाँ, लेकिन संपन्न होती है 57 में। और इसके अंतर्गत जो है सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा बोल सकते हैं प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी थी, ठीक है। चलिए आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट ने 7 नंबर, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य विलय किस वर्ष किया था। इंपॉर्टेंट है, तो बोल सकते हैं 1849 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1849 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी, क्या लॉर्ड डलहौजी
की जो है घोषणा के बाद जो है संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज में कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं, अगला प्रश्न है 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किन के बीच हस्तांतरित होती है? तो सुगौली की जो संधि होती है अंग्रेज और किसके बीच होती है? गोरखाओं के बीच होती है। यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सुगौली की संधि की अगर बात करता है तो 1816 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडिया जो है बोल सकते अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हस्तांतरित हुई थी। यह संधि नेपाल युद्ध के बाद हुई थी, जिसमें नेपाल की पराजय हुई और इन्होंने जो है अंग्रेज को कुछ भूभाग सौंप दिए थे। ठीक है, आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है किस वर्ष आया था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है हम कह सकते हैं कि 1858 से भारत में आता है। यह जो है घोषणा पत्र भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और भारत में जो है सीधे ब्रिटिश भारत के अधीन बोल सकते हैं राज्य के जो है अधीन लाने के लिए जारी किया गया था। आगे नेक्स्ट ये बात करते हैं अगला 10 नंबर, रॉयल श्रेष्ठ अधिनियम के अंतर्गत जो है रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो रानी विक्टोरिया भारत की राजधानी बनी, जो बोल सकते हैं महारानी जो बनी थी वो 1877 ईस्वी बनी थी। तो ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश संसद ने जो है रॉयल बोल सकते हैं टाइटल एक्ट 1876 के तहत बोल सकते हैं अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि दी थी। एंड इन्होंने जो 1876 ईस्वी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के समर्थन से ये उपाधि प्रदान की और 1877 में जो है 77 में बोल सकते हैं कि ये दिल्ली जो है दरबार में जो उन्होंने औपचारिक आप बोल सकते हैं उपाधि कैसर हिंद की बोल सकते हैं दी गई थी, जिसका अर्थ होता है भारत की सामग्री। ठीक है, कैसर हिंद का मतलब यही मतलब होता है। अगले बात करते हैं 11 नंबर, किस युद्ध के बाद जो अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? तो अंग्रेजों को जो दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी वो बक्सर के युद्ध के बाद ही हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी बक्सर की 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होती है। एंड बक्सर के युद्ध को जो है बोल सकते हैं कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त किया था। तो 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि होती है इसके तहत जो है बोल सकते हैं बक्सर का युद्ध क्या होता है समाप्त की जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड यही बात करते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, निम्न में जो है किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन जो है प्रकार की राजनैतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की जो वृद्धि हुई थी वह था 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 13 नंबर, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ड था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बक्सर के युद्ध आपको पता ही होगा 1764 ईस्वी में होती है और उससे पूछा जा रहा है कि बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? तो वेंसिटार्ड था। क्योंकि वेंसिटार्ड की अगर बात करते हैं तो 1760 से जो है ये 1765 तक के बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर ये रहे थे। ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला 14 नंबर, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभावी कौन था? बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभावी जो था वो एलिस था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन था? एलिस ही था। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला है 15 नंबर, कहता है इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो है उप दीवान बनाया था, वो बना था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए राइट आंसर। इलाहाबाद की संधि हमने पहले आपको बता चुकी है कि इलाहाबाद की जो संधि थी 1765 ईस्वी में हुआ था। कब? इलाहाबाद की ये भी याद रखना आपको, दो संधि होती है। ठीक है, कितनी होती है? हाँ, कहाँ गया प्रश्न, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इलाहाबाद की संधि जो है ये 2 बार होती है, एक 12 अगस्त को होता है और एक 16 अगस्त को होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। बाकी यही बात करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, बंगाल जो है बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकरण वसूलने की सत्ता अंग्रेज को कब मिली थी? तो बंगाल बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकरण वसूलने की जो सत्ता मिली थी अंग्रेज को वो मिली थी 1765 ईस्वी में ही। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अथवा में है इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर। फिर अथवा में दिए गए सेम प्रश्न, बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षरित किए गए थे? तो बोल सकते हैं इलाहाबाद की संधि पर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सुगौली की संधि सभी आपको सभी याद रखना है, वेसिन की संधि, सलवाई की संधि, जितने भी जो है संधियाँ हुए थे उन सभी आपको क्या करना है याद रखते चलनी है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे न हो। एंड ही बात करते हैं नेक्स्ट अगला को लेकर। तो अगला प्रश्न यहाँ पढ़िए कि 17 नंबर, निम्नलिखित में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें मुख्य कारण कौन थे इसमें पूछा जा रहा है। तो कहता है रेलवे मार्ग को बोल सकते हैं प्रतक्तो स्लिप की मांग को पूरा करना तथा शाही सेना जो है नौसेना की इमारती लकड़ी को क्या करना आपूर्ति करना। एंड इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। एंड ही बात करते हैं तो लेकर कहता है कि
निजोती जो है वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। फिर ये बात करते हैं उन्नत जो है विस्तार जो है खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी सही है। एंड ये पर्यावरण इन सभी जो है गहरा प्रभाव डाला गया था। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर, बक्सर के युद्ध ने जो है कार्य को पूरा किया था। तो बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया था, बोलते हैं इसमें से क्या, तो प्लासी के युद्ध का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि प्लासी के युद्ध का जो है ये कार्य पूरा करने वाला कौन था, बक्सर का युद्ध था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पर 19 नंबर, भारत में जो 1914 से लेकर 1923 ईस्वी के जो है वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। तो ये उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक होगा, क्योंकि उस समय अगर 1914 से 1913 की बात करते हैं तो 1916 में जो है होम रूल जो है आंदोलन की गतिविधियाँ होती है। कांग्रेस आंदोलन भी उसी के समय होता है। सेना में अगर हम बात करते हैं लेकर, तो पता होना चाहिए कि इसमें में जो है कांग्रेस आंदोलन के सेना के बलपूर्वक भर्ती हुई थी इसमें। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख गतिविधि थी, जैसे उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसके बाद का था, ठीक इसके बाद का था, जिसमें बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जवानों की भर्ती के लिए जो है तगड़ा प्रयास किया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। और यही बात करते हैं लोग आगे 1763 ईस्वी में जो है पटना स्थित बोल सकते हैं अंग्रेजों को फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था। तो 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था नवाब मीर कासिम ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, बोल सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय जो है अवध के नवाब कौन थे। तो अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब जो थे वो का बोल सकते हैं बाजिद अली शाह थे। कौन थे, बाजिद अली शाह। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हम लोग बात करते हैं सिख एवं मराठा। 8 नंबर क्या है, सिख एवं मराठा है, जिसमें पहला प्रश्न है रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कोहिनूर हीरा जो प्राप्त करने वाले थे रंजीत सिंह, किससे प्राप्त किए थे, शाह शुजा से किए थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब किया था, 1813 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यह हीरा जो है पहले नादिर शाह के पास था और इसके बाद जो है यह अहमद शाह अब्दाली के हाथों में गया। फिर रंजीत सिंह ने इस हीरो को जो है अपने खजाने की शोभा बढ़ाने के लिए रखा और इसे विशेष अवसरों पर यह प्रदर्शित किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। मतलब प्रश्नों का देखिए ना कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये लड़ा किसके गया था, अफगानों बोल सकते हैं वो मराठों के बीच। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें पानीपत का तृतीय जो था 1761 ईस्वी को होता है। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के मध्य होता है। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य होता है। ठीक है, आगे ही बात करते हैं प्रश्न 3rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, जोड़ी इसमें से कौन सी सही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम जोड़ी की ही बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इंदौर भोसले हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन इसमें तो ये इंदौर भोसले गलत ही है, बाकी पूना पेशवा ये सही जोड़ी है। अब क्या, तो पूना पेशवा सही जोड़ी क्यों है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पेशवा जो है ये मराठा साम्राज्य के प्रमुख मंत्री थे। जो पेशवा है ये मराठा साम्राज्य का क्या था, हो सकते हैं प्रमुख मंत्री थे और उनका मुख्यालय जो था पूना में ही था। कहाँ थे, पूना, यानी पूना में था। ठीक है, इनका जो मुख्यालय थे कहाँ पे, पूना में थे। बाकी विकल्प गलत है, क्योंकि भोसले नागपुर और गायकवाड़ बदौड़ा में शासन करते थे। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। बाकी एक ही बात करते हैं तो करने वाला ये था जो कि पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था, भाई इसी के बीच पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच 1802 ईस्वी में जो है याद रखना वसीम की संधि होती है। क्या होती है, वसीम की संधि होती है, जिसके सहायक संधि के रूप में भी जाना जाता है। और इस संधि के तहत जो है पेशवा ने अंग्रेजों की प्रभुता क्या कर थी, स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट यही बात करते हैं 5 नंबर, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। तो पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था, तो वो था उड़ीसा। बाकी गुजरात, बुंदेलखंड और मालवा सभी जीता गया था, बाकी उड़ीसा नहीं जीता गया था। तो ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यही बात करते हैं 6 नंबर, अंग्रेजों की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। अंग्रेजों की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो था वो ताराबाई के बोल सकते हैं के पास था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज की मृत्यु उसे अंग्रेज नहीं, यहाँ पे औरंगजेब होगा ना, औरंगजेब हो जाएगा। इनकी मृत्यु जो हुआ था, इसका जो मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी को हुआ था।
एंड उस समय जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था वो महारानी ताराबाई के बीच मतलब के पास था। ठीक है, ये आपका याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यही बात करें तो हम लोग जो है स्वतंत्र राज्य मैसूर, स्वतंत्र राज्य मैसूर, तो ध्यान दीजिएगा जिसमें पहला प्रश्न है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो टीपू सुल्तान को मारा था चौथा में, यानी चौथा बोल सकते हैं मैसूर युद्ध में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हुआ कब था तो पता होना चाहिए कि 1799 ईस्वी में होती है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा अब अगर बात करते हैं लेकर पहला दूसरा तीसरा, पहला अगर बात करते हैं तो 1767 से 69 होती है। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं 1780 से बोल सकते हैं 84 के बीच होती है, 80 के 84 के बीच होती है। तीसरा जो होता है 1700 बोल सकते हैं 90 से 92 के बीच होती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यही बात करते हैं दूसरा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बताइएगा टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक। बिल्कुल, तो ये कहाँ का हो जाएगा हमारा मैसूर का ही होगा ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो है मैसूर साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे। उनका जन्म जो है 10 नवंबर 1750 ईस्वी को होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी उन्हें मैसूर का शेर या शेर ए मैसूर कहा जाता था, किसे, टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर। प्रश्न 3 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, वो था श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संधि भी कब हुआ था। तो इसकी संधि होती है 1700 बोल सकते हैं 1790 से जो है 92 के बीच होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि सभी आपको याद रखनी है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि और मैसूर की संधि सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं आगे 4th नंबर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया था। तो वो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला 5 नंबर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ते हुए कहाँ शहीद हुआ था। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हो गया था श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही बात करते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न को लेकर। प्रश्न 6 नंबर श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो बताए थे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1790 से 92 के बीच। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 92 में समाप्त हो गया था ना, तो 92 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यही बात करते हैं 7 नंबर निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर जो है विदेशों में अपना दूतावास खोला था। तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था, ये टीपू सुल्तान नहीं खोला था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और ये खोला कहाँ पड़ी था, तो फ्रांस में खोला था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं 8 नंबर प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था। तो प्रथम मैसूर युद्ध की बात करता है तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच होती है। एंड ऑप्शन ए इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें कब होती है 1767 लेकर 69 के बीच होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और मद्रास की संधि के तहत ये क्या हुआ था समाप्त हुआ था। तो ये प्रथम जो था किसके था मद्रास की संधि। दूसरा जो था बताए ना आपको 1700 का 1780 से जो 84 के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी के तहत समाप्त हुआ था द्वितीय बोल सकते हैं मैसूर युद्ध। और द्वितीय मैसूर युद्ध में जो है बोल सकते हैं क्या हुआ था ये बताइएगा आप लोग। तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं 9 नंबर 1790 ईस्वी के तृतीय मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान हार गए थे। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हार गए थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है कि किसके द्वारा हार गया था टीपू सुल्तान, ये हार गया था कॉर्नवालिस के बोल सकते हैं जो है कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ही बात नेक्स्ट देखने वाले हम लोग क्या है गवर्नर जनरल। तो टॉपिक नंबर 10 क्या है गवर्नर जनरल, जिसमें पहला प्रश्न है द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध है तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, जिसमें कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से लेकर जो है 1849 के बीच हुआ था। और इसी 1849 ईस्वी में जो है लाहौर की संधि के तहत जो है पंजाब पर कब्जा भी किया गया है। तो ये भी आपको याद रखनी है। एंड यहीं अगर बात करते हैं डलहौजी को लेकर, तो डलहौजी का जो शासनकाल रहा था वो 1848 से लेकर जो है ये 1856 तक रही थी। ठीक है, और पता होगा कि प्रथम बार जो है रेल जो चली थी भारत में वो इसी के शासनकाल में चला था 1853 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यही बात करते हैं अगले हम लोग प्रश्न को लेकर 2 नंबर निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है
वो इनमें से बताई जा रही है। तो पूछा रहा अस्थाई समझौता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं समझौता, मतलब इससे संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अस्थाई समझौता इनकी अस्थाई जो बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखिए, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन में दिया है, जबकि स्थायी जो बंदोबस्त था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये किया गया था 1793 ईस्वी में, ये आपको याद रखनी है। सती प्रथा का उन्मूलन, हाँ ये सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग काल में किया गया था 1829 ईस्वी में, बात सही है। ठगों का आंदोलन भी किया गया था 1830 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार भी इसी के शासनकाल में किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग काल में। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ये बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर हम लोग, थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जो है जुड़ा हुआ है। तो व्यक्तिगत का जो सिद्धांत जुड़ा हुआ है वो लॉर्ड डलहौजी से ही जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं कि जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट यही फोर्थ नंबर की बात करते हैं। 1861 ईस्वी के जो है भारतीय परिषद अधिनियम किस समय वायसरॉय कौन थे, तो भारतीय परिषद अधिनियम कितना पूछा रहा है, 1861 ईस्वी में। इस समय जो था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब लॉर्ड कैनिंग का सबसे पहले आपको इसका शासनकाल कब से कब रहा है ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1856 से लेकर जो है हम कह सकते हैं कि 1856 से लेकर जो है 1862 ईस्वी तक ये शासन कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1856 से ये जो है 1862 तक ये वायसरॉय बना रहा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसी के बीच में 1861 ईस्वी में जो है भारतीय परिषद अधिनियम भी आई थी। इसमें किसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी यही बात करते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न को लेकर 5 नंबर। किस वायसराय ने जो है भारत में बोल सकते हैं औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया है, किस वायसराय ने किया था, ये करने वाले थे मेयो, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं मेयो को लेकर तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड मेयो जो है भारत के वायसराय थे। इन्हें 1870 ईस्वी में, कब 1870 ईस्वी में जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया और इसके तहत प्रांतीय सरकारों को जो है अपने बजट संतुलन करने के लिए स्थानीय कर लगाने का ये अधिकार भी दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपको पता होगा कि 1872 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना भी इसी के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 6 नंबर। किस गवर्नर जनरल ने जो भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली ये शुरू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बात किया जाए कि किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में अस्थायी जो है भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, तो वो करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से भी जस्ट मैंने बताया था कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था, जिसे जमींदारी प्रणाली या इस्मतदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रणाली में जमींदार को जमीन का जो है अस्थायी मालिक बना दिया गया जो किसानों से राजस्व वसूलते थे, एंड यह प्रणाली जो इंग्लैंड की जमीन राजस्व व्यवस्था से प्रेरित हुई थी, तो ये आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट की बात करते हैं आगे लेकर 7 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से जो है कौन से राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत कब्जा नहीं किया था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी तो जो था वो व्यक्तिगत के सिद्धांत पर राज्यों पर क्या करता, कब्जा कर रहा था। इट्स मीन कि वो व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत ना बल्कि करके वो कुशासन के आधार पर किया था। वो राज्य कौन सा था, वो राज्य था जयपुर। यहाँ पे जयपुर, अच्छा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने बताया था कि व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सतारा 1848 ईस्वी में हड़प्पा, जैतपुर को 1849 ईस्वी में हड़प्पा, ठीक है, संबलपुर को 1849 ईस्वी में हड़प्पा, ये ठीक है आपको याद रखना। संबलपुर कब हुआ था, 1849 ईस्वी में। बघाट को 1850 ईस्वी में हड़प्पा, ये ठीक है। उदयपुर को 1852 ईस्वी में हड़प्पा, झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प्पा, ये नागपुर को 1854 ईस्वी में हड़प्पा था, ये ठीक है। कब, 54 ईस्वी में हड़प्पा था ये। तो ये सभी आपको याद रखना। एंड यहीं अगर हम बात करते हैं लेकर तो अवध भी, अवध को आपको याद रखनी कि ये जो है 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर हड़प्पा था। और साथ ही साथ जो ये आपको जयपुर है ये भी, एडसमिन की ये डलहौजी जो था वो व्यक्तिगत के सिद्धांत पर नहीं तहत कब्जा किया था, तो ऑप्शन कह सकते हैं ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न। भारत का अंतिम जो है वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था, तो अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड जो है माउंटबेटन, ऑप्शन बी राइट आंसर। और यही लॉर्ड माउंटबेटन से था वो भारत के नहीं बल्कि कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन बना था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपको ध्यान देनी है।
लेकिन अंतिम जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, एंड ये अगर बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर कि इसमें जैसे कि स्वतंत्र भारत का ये प्रथम कौन था, गवर्नर जनरल था, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालचारी थे। तो ये भी आपको ध्यान देनी, क्योंकि प्रश्न किसी भी से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट ही बात करते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से जो है सती प्रथा का उन्मूलन, अभी जस्ट में देखा सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला जो था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, 1829 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी। तो पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत करने वाला जो था वो लॉर्ड मैकाले था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है, लॉर्ड मैकाले ने ये किया था। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है पाश्चात्य संस्कृति की जो लागू करने की वकालत की थी कब, तो 1834 ईस्वी। तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं एक समय है 1835 ईस्वी का, इस 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था। तो ये भी आपको याद रखना कि अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बना था वो बना था 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट 11 नंबर है, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। पुलिस कमीशन जो है किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी, सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। इट्स मीन किसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पुलिस कमीशन जो हुआ था 1902 ईस्वी में हुई थी, सर एंड्रू बोल सकते हैं एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इस भी आपको याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 12 नंबर, इनमें से जो है किसे भारत के स्थानीय बोल सकते हैं स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। तो जस्ट हम देखा था स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के ही काल में जो 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना, एंड इसका राइट आंसर आपसे क्या हो जाएगा, ये इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करने वाला कौन था, बोल सकता है रॉबर्ट क्लाइव था। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ये जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था 1765 ईस्वी में। तो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। लेकिन यहीं पे 1762-72 ईस्वी में, कब 1772 ईस्वी में बारन हेस्टिंग्स से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये अगर बात करते हैं 14 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो माना जाता है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड मिंटो की जो है इसी के शासनकाल में 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, ठीक है, आपको पता होगा, जिसे बोल सकते हैं मिंटो अधिनियम, इसको ऐसे बोलता था। ऐसे बात करते हैं लेकर कि 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था ये मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1919 कहते हैं, ठीक है। तो यह आप याद रखना। और साथ ही साथ याद रखना आपको कि मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल की जो शुरुआत जो है बोल सकते हैं शुरुआत की गई थी भारत में, वो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का मंडल भी इसे ही कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ही बात करते हैं हम लोग 15 नंबर, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वाइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन था। तो क्राउन शासन के तहत भारत का पहला जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग बना था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देनी है, कौन हो जाएगा इसमें, बोल सकते हैं लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना कि 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ही जो है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। अंडर लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1856 ईस्वी से आपको पता होना चाहिए, 1856 ईस्वी से जो है 1862 ईस्वी से शासन ये किया था, ठीक है। जिसके तहत 1833 ईस्वी के तहत जो इसे क्या क्या करता था, हम कह सकते हैं वाइसरॉय बना दिया था, ठीक है। आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिससे भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे उस समय कौन था, तो लॉर्ड बोल सकते सॉरी बारन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहा है, या बोल सकते हैं कि बंगाल के बाद जो है बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये दिया गया कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल देखकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं मारना है, एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी प्रश्न कुछ और दिया गया है, क्योंकि बात की जा रही है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। एंड अगर बात करते हैं कि ये सीधा प्रश्न पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारन हेस्टिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसे 1773 अधिनियम के तहत इसे क्या कर दिया था, इसे जो है बोल सकते हैं कि बंगाल का बोल सकते हैं प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी जो गवर्नर थे उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए
और वारेन हेस्टिंग जो शासनकाल किया था 1773 से लेकर जो है 1785 ईस्वी के बीच किया था, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ अगर हम बात करते हैं अगला 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जो है रेतवाड़ी बंदोबस्त की आरंभ किया था। हमने देखा था रेतवाड़ी जो बंदोबस्त आरंभ करने वाला था वो थॉमस मुनरो था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, रेतवाड़ी जो बंदोबस्त शुरू किया था 1820 ईस्वी में। एक महालवाड़ी व्यवस्था था वो भी किया गया था 1822 ईस्वी में सर जॉन शू के द्वारा, तो ये सभी आपको याद रखनी है, ठीक है। बट 1820 ईस्वी में जो रेतवाड़ी बंदोबस्त शुरू करने वाला थॉमस मुनरो था, तो ये आपको ध्यान देना। अच्छा, हॉल मैकेंजी की बात करते हैं ना, तो 1822 ईस्वी में किया था महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट ये बात करते हैं 18 नंबर, अंग्रेजों के जो है भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। ध्यान से देखिए, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था, तो वो था बेबिल, ऑप्शन बी राइट आंसर। लॉर्ड बेबिल इसको बोलते हैं। कहने का मतलब कि भारत के जो आखिर, मतलब यहाँ पे अंतिम शब्द बोल सकते हैं भी, अगर आखिर का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो अंतिम ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब कि जो भारत जो अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। लेकिन इनसे पूर्व भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे, जिसका अगर हम बात करते हैं जो शासन रहा 1944 से लेके बोल सकते हैं 1947 तक रहा था, ठीक है। माउंटबेटन का जो रहा था 1947 से लेकर जो है 1900 कब रहा था 1948 तक रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दें, मतलब कि प्रश्न थोड़ा सा आपको घुमाया गया है बस, अब कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो जस्ट हमने देखा था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया था 1833 ईस्वी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था, जिसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यही नेक्स्ट की बात करते हैं आगे को लेकर 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, तो 1904 में जो शासन था वो किसकी थी, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो वो शासन था लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यानी कि अब बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग 1900, ध्यान दीजिए 1800, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1899 से लेकर जो है 1905 तक किसका शासनकाल रहा था, तो ये लॉर्ड कर्जन का ही रहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के समय 1904 ईस्वी में जो बोल सकते हैं प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आई थी, तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी हम अगर बात करते हैं लेकर, तो बंगाल विभाजन जो है इसी के समय हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कैश निम्नलिखित में से जो है किसने विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था। तो विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं विस्तृत सिंचाई की, जिसे हम क्या बोलते हैं गंगा नहर का निर्माण, गंगा नहर का निर्माण बोल सकते हैं, गंगा नहर का निर्माण बोल सकते हैं। अब ये कब किया गया था 1854 ईस्वी में, ठीक है, 1854 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1854 ईस्वी में तो शासनकाल इसी का था। 1854 की अगर हम बात करते हैं तो उसका शासनकाल था, क्योंकि 1848 तक से लेकर जो है ये 1856 तक ये शासन किया था, तो इसी के बीच में एक जो है ये काम की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 22 नंबर, भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की थी। यह इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं जो है भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि इन्होंने ही जो है भारत में सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण का जो है बोल सकते हैं आधुनिकीकरण किया था, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 23 नंबर, क्यूनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्यूनल अवार्ड जो प्रस्तुत किया गया था वो लॉर्ड बोल सकते हैं मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्यूनल अवार्ड था ये हम कह सकते हैं 16 अगस्त जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड बोल सकते हैं मैकडोनाल्ड के द्वारा, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं अगला 24 नंबर, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो करने वाला था वो इसमें से कौन था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी है कि बात की जा रही किसकी, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना को लेकर तो किया क्या गया था 1901 ईस्वी के, ठीक है, 1901 ईस्वी में। अब 1901 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो वो शासन किसका था, तो ये बोल सकते हैं किसका था वो, हमारी कहने का मतलब कि कर्जन का था, कर्जन।
अब ना आपको यहाँ पे कर्जन है, वारेन हेस्टिंग है नहीं, बी में डलहौजी है नहीं, लॉर्ड लिटन है सी में नहीं, लॉर्ड रिपन है डी में नहीं, तो प्रूफ में से कोई नहीं। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल कैंडिडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था और यह कॉर्प्स नवंबर 1901 ईस्वी में मेरठ और देहरादून में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय राजकुमारों और कुलीनों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है 25 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला 26 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल में जो है के समय बिछाई गई थी। तो हमने जस्ट देखा था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, 1853 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेट के साथ आपको याद रखना हो तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है, प्रथम रेल परिचालन हुआ था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला हम लोग जो है, अच्छा ये आपसे प्रश्न पूछा कि प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। यही बात करते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, कहता है निम्न में से जो है किस वायसराय के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था। मतलब कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को जो है राय बहादुर और एक था खान बहादुर, ये उपाधि प्रदान की गई थी, तो वो था लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन की जो है शासनकाल में ही किया गया था। और अगर यही बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड लिटन के बारे में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में पता होना चाहिए, सभी आपको याद रखना, लॉर्ड मियो के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि जो ऑप्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान से याद करनी है, कहीं से कहीं ना जोड़कर प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अगर हम ही बताने में लग जाएंगे तो समय तो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझदार हैं आप, जरूर करेंगे। बाकी यही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो अगला है 28 नंबर प्रश्न। अब प्रश्न यही पड़ी है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था, कहने का मतलब कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा जो है भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, तो ये कहने वाला था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन की पहले मैंने बताया था कि 1899 से लेकर जो है ये 1905 तक ये बोल सकते हैं ये जो है वायसराय के पद पर रहा था, तो ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का जो है स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1885 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और यही बात करते हैं। तो इसी ने कहा था क्या कि मेरा विश्वास है कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं बोल सकते हैं कि भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा में से एक शांतिपूर्ण धन के लिए इसकी सहायक जो है बोल सकते हैं सहायता करना है। तो ये भी बात उसी का है। ठीक है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी। तो जस्ट हम देखा था ये क्या गया था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के काल में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। लेकिन नियमित रूप से जनगणना की बात करता तो 1881 ईस्वी में जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में हो जाएगा। किसको हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के काल में। यही नेक्स्ट बात करते हैं अगला 30वां नंबर, ठगों का जो उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ठगों का उन्मूलन जो किया गया था 1830 ईस्वी में किया गया था। अब उसी के समय बोल सकते हैं कौन था हमारा, तो लॉर्ड विल। अच्छा ठगों, ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 1830 ईस्वी में ठगों का जो है नेतृत्व किया गया था, लेकिन ये किया गया था शासनकाल इसका आपने था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। लेकिन यहाँ पे नेतृत्व की बात की जा रही है, इट्स मीन कि नेतृत्व करने वाला जो था वो कौन था, तो बोल सकते हैं श्रेय WH स्लीमन को प्राप्त है। ठीक है, ये नेतृत्व करने का अपराध, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। शासनकाल किसका था वो आपको ध्यान देना, वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो ये आपको ध्यान देनी है। नेतृत्व करने वाला कौन था ये भी आपको ध्यान देनी है। 31 नंबर है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस जो है वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला था लॉर्ड लिटन। इट्स मीन कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। लॉर्ड लिटन की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन जब भारत का गवर्नर जनरल बना था तो उसने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली से जो है संधि करने का यह प्रयास किया था। ठीक है, परंतु वो संधि क्या रहते हैं, अब बोल सकते हैं संधि जो है प्रयास की विफलता के बाद लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के जो है विरुद्ध आक्रामक नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप जो बोल सकते हैं कि दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, और ये जो हुआ था 1878 से लेकर जो है वो 1880 के बीच हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहीं पे 32 नंबर, निम्न में से जो है कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था।
तो देख लेते हैं। विलियम बेंटिक की बात करते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, हाँ बात बिल्कुल सही, 1829 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत भी किया गया था, इसमें भी कोई दिक्कत, अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने भी किया था। अगर यही बात करते हैं, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर कहता है ठगों के संगठित गिरोह का दमन, हाँ 1830 ईस्वी में किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। पूछा रहा है इनमें से कौन सही है, तो 1, 2 और 4 सही है, इसमें के ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देनी है। बाकी यही नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिट्टन तो अस्टाइची कमीशन से तो संबंधित है ये, ठीक है, अस्टाइची कमीशन तो ये संबंधित है, ये है, क्योंकि शुरू करने वाला है कौन था, लॉर्ड लिट्टन ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है कि फिर दी गई है शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम भी था ये। वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट भी हो जाएगा। एल्बर्ट विल नहीं होगा, एल्बर्ट लॉर्ड रिपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपन से संबंधित है। इसमें कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान से देखनी है। और यहीं पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एल्बर्ट विल था ना, वो रिपन के शासनकाल में 1883 ईस्वी में जो है ये प्रस्तावित हुई थी। कब, 1883 ईस्वी में, तो ये आपको ध्यान देनी है। और वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट की बात करता है, तो ये भी हो जाएगा। स्टैच्यू कमीशन की समाप्त करने वाला तो रिपन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान से देखनी है। बाकी 34 नंबर प्रश्न है, फूड डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो फूड डालो और राज करो की नीति अपनाया था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ऑलरेडी इसका शासन कल हम बता दिए हैं, तो दोबारा बताएंगे नहीं। 3505 ईस्वी में जो है बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो अभी जस्ट हमने देखा था लॉर्ड कैनिंग के बारे में, अच्छा लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान से देनी है, ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि कैनिंग और कर्जन में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, और इसी को देखकर जो है गलत ऑप्शन दे देते हैं। तो कैनिंग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखनी है। बाकी नेक्स्ट की बात करते हैं 36 नंबर, कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना किया गया था, ये की गई थी, आपको पता होना चाहिए कि 1800 ईस्वी में। ठीक है, और ये किया गया था किसके जो है समय, तो लॉर्ड वेलेजली ने, तो लॉर्ड वेलेजली ने, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 1800 ईस्वी में किया था। 37 है, इनमें से जो है किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में जो है छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत का घाट उतार दिया गया था, कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड मियो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे बनाया गया था, तो बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाने वाला किससे बनाया गया था, मेजर रेनेल को, किससे बनाया गया था, मेजर रेनेल को बनाया गया था। इट्समें की ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला 39 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने अपने को जो है बंगाल का शेर कहा था, तो पता होगा कि बंगाल का शेर कहने वाला कौन था अपने को, तो लॉर्ड वेलेजली था। इट्समीन क्या ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका शासन काल रहा था 1798 से लेकर बात करते हैं, तो 1700 जो है 98 से लेकर 1805 तक रहा था ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अंडाल बेलली जो है अपने को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था। और याद रखना कि भारत में सहायक संधि के जनक भी किसे कहते हैं, तो लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ही बात करते हैं 40 नंबर, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारत का वायसराय कौन था, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिलिंथगो था, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि लॉर्ड लिलिंथगो का जो शासन काल रहा था 1936 से लेकर जो है 43 तक रहा था, तो ये आपको ध्यान से देखनी है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलिंगटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सब आपको याद रखना है। बाकी बेबल भी हो जाएगा उसके बाद हार्डिम तो बहुत सबसे पहले था, तो हार्डिम था, एक हार्डिम द्वितीय था, ये दोनों आपको देखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला यहीं पर बात करते हैं 41 में, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था, आज़ादी के समय, इसमें 1947 ईस्वी की बात की जा रही है, तो वो कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देनी है। और यही जो था वो भारत का प्रथम बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला है 42 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक मैंने जस्ट बताया था, वो कौन था, सर जॉन शोर था, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त जस्ट मतलब 1793 ईस्वी को लेकर। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर था। यह एक भूमि राजस्व प्रणाली थी, जिसमें बोल सकते हैं कि भूमि के मालिकों को अस्थायी कर जो है अस्थायी कर
तय कर दिए गए थे, जिससे किसानों पर जो है कर का बोझ बढ़ गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट इन 43 नंबर की बात करते हैं कि क्लाइव बंगाल कब वापस जो है इसके गवर्नर के रूप में लौटा था। तो क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल कब जो है वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा था। तो 1765 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। कहता निम्नलिखित में से किसने जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ड्यूअल गवर्नमेंट, तो द्वैध शासन की शुरू करने वाला था तो रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग ने। तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, कब क्या था 1772 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला को लेकर 45 नंबर। किसने जो है सिंधी विजित कर उसका अधिकरण किया था। कहता है कि किसने सिंधी विजित कर उसका अधिकरण किया था, तो करने वाला था नेपियर, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला ही बात करते हैं 46 नंबर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखनी। कौन था यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रिटिश, अगर हम बात करते हैं साम्राज्य को स्थापना करने वाला रॉबर्ट क्लाइव, जिसके तहत 22 जून जो है 1757 ईस्वी को बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला मारा गया और इसके अंग्रेज जो है विजय रहे। और इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेज में बोल सकते हैं कि बंगाल में जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक जो था वो रॉबर्ट क्लाइव थे। युद्ध कौन सा था, युद्ध आपको याद रखना है, प्लासी का युद्ध था। नेक्स्ट ही बात करते हैं 47 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन जो है भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, भारतीय पूछा है, इसीलिए सी राजगोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर है। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था। तो सार्वजनिक विभाग का जो गठन करने वाला था वो करने वाला था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था, 1856 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। लॉर्ड कर्जन का योगदान इनमें से नहीं था। हम कह सकते हैं पुलिस सुधार था, बंगाल विभाजन था, क्योंकि ये सभी जो है 1901 और 1902 के समय में होती है, और बंगाल विभाजन 1905 के समय होती है। सेना व न्यायिक सुधार भी होती है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सती प्रथा पर रोक था ना, ये 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। तो ये नहीं हुआ, पूछा रहा कौन नहीं है, तो ये सती प्रथा का रोक, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट ही बात करते हैं 49 नंबर। तो हमने देख लिया 49 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है, पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 ईस्वी में किस वायसराय ने रखी थी। 1913 की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1899 से लेकर 1905 और 1905 से लेकर जो है 1910 और 1910 से लेकर जो है 1915, ठीक है। तो 1910 से लेकर 1916 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1915, हाँ 1916 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं लेकर 1899 तो ये लॉर्ड कर्जन था। 1905 से 1910 था, वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और 1910 से 1900 जो है 15 शायद 15 या 16 शायद होगा, वो लॉर्ड मिंटो, मतलब कि मिंटो द्वितीय था। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय होगा नहीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चेम्सफोर्ड जो था ना 1816 से लेकर 1821 ईस्वी के बीच था ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे ही बात करते हैं लेकर नेक्स्ट ही बात करते हैं। तो अगला टॉपिक 11 वह है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इनकी नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और ये पहला प्रश्न आपके जो सामने दिख रहा है, इसका जो है आंसर आपको कमेंट में जरूर देनी है, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सभी के लिए हमारे तरफ से पीडीएफ कोर्स लॉन्च की गई है। इस कोर्स में आपको भारत के उन सभी टीचर का नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे, एंड ये सभी पीडीएफ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 99 रुपीज़ का मात्र एक बार पेमेंट करना है, एंड जिसके लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज 94 30 53 48 79 पर करनी है, एंड उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और फिर आप
हजारों बुक का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।